नमस्ते दोस्तों। आज हम दो महान एशियाई शक्तियों भारत और चीन की तुलना करने जा रहे हैं। ये दोनों देश सिर्फ पड़ोसी नहीं हैं, बल्कि दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले, सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक और एक दूसरे के प्रमुख भूराजनीतिक प्रतिद्वंद्वी भी हैं। हम इस तुलना को तीन मुख्य आधारों पर करेंगे: विकास, अर्थव्यवस्था, सैन्य शक्ति और जनसंख्या। विकास, अर्थव्यवस्था की तुलना। सबसे पहले बात करते हैं विकास यानी आर्थिक मोर्चे की। आर्थिक रूप से चीन और भारत ने 20वीं सदी के उत्तरार्ध से अपनी यात्रा अलग अलग रास्तों पर शुरू की, लेकिन आज दोनों ही वैश्विक आर्थिक शक्ति केंद्र बन चुके हैं। चीन आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद लगभग 18.8 ट्रिलियन डॉलर मौजूदा कीमतों पर है। इस उपलब्धि के पीछे चीन का विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग केंद्रित मॉडल रहा है। 1978 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत के बाद चीन ने विदेशी निवेश के लिए अपने दरवाजे खोले और तेजी से खुद को दुनिया की फैक्ट्री के रूप में स्थापित किया। उसने श्रम प्रधान उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे बड़े पैमाने पर निर्यात हुआ और रिकॉर्ड गति से आर्थिक विकास हुआ। चीन का वैश्विक निर्यात में लगभग 14% हिस्सा है, जो दिखाता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कितना हावी है। चीन ने अपने सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा हिस्सा बुनियादी ढांचे और उत्पादक निवेश में लगाया, जिससे सड़कें, बंदरगाह, रेल नेटवर्क और औद्योगिक पार्क विश्व स्तरीय बन गए। यह मजबूत बुनियादी ढांचा विनिर्माण क्षेत्र को निरंतर समर्थन देता रहा है। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका जीडीपी लगभग 3.93 ट्रिलियन डॉलर है। भारत का आर्थिक उदय चीन की तुलना में थोड़ा धीमा लेकिन स्थिर रहा है, खासकर 1991 के उदारीकरण के बाद। भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर पर निर्भर करती है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी, वित्तीय सेवाएं और व्यवसाय प्रक्रिया आउटसोर्सिंग बीपीओ शामिल हैं। यह भारत को चीन से एक अलग पहचान देता है। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था है, लेकिन इसका आर्थिक आकार चीन से लगभग 5 गुना छोटा है। अर्थव्यवस्था के आकार से भी महत्वपूर्ण है प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम। यह आंकड़ा आम नागरिकों की समृद्धि को दर्शाता है। चीन की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक है। यह एक महत्वपूर्ण अंतर है, क्योंकि यह दिखाता है कि चीन में आर्थिक विकास का लाभ आबादी के बड़े हिस्से तक पहुंचा है, जिससे बड़े पैमाने पर गरीबी कम हुई है। भारत अभी भी उच्च आय असमानता और गरीबी की चुनौतियों से जूझ रहा है। हालांकि भारत में घरेलू उपभोग और डिजिटल अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि हो रही है, जो भविष्य के विकास के लिए मजबूत आधार प्रदान करती है। भारत का लोकतांत्रिक ढांचा, एक बड़ा और उभरता हुआ बाजार और अंग्रेजी बोलने वाले कुशल कार्यबल अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाते हैं। सैन्य शक्ति मिलिट्री स्ट्रेंथ की तुलना। अब हम दोनों देशों की सैन्य क्षमताओं को देखते हैं, जो उनकी भूराजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। संख्या के आधार पर चीन की सेना, जिसे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) कहा जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, जिसमें लगभग 20 लाख सक्रिय सैनिक हैं। इसके विपरीत भारतीय सशस्त्र बल में लगभग 14.5 लाख सक्रिय सैनिक हैं, जो इसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना बनाते हैं। रक्षा बजट के मामले में भी चीन भारत से कहीं आगे है। चीन का रक्षा बजट दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है, जबकि भारत का रक्षा बजट तीसरा सबसे बड़ा है। यह बड़ा बजटीय अंतर चीन को अपनी सेना के आधुनिकीकरण और विस्तार पर भारी निवेश करने की अनुमति देता है। आधुनिकीकरण चीन की सैन्य रणनीति का केंद्र बिंदु रहा है। चीन ने पिछले 2 दशकों में अपनी सेना, नौसेना और वायुसेना को आधुनिक बनाने के लिए बड़े पैमाने पर स्वदेशी अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। आज संख्या के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, जिसके पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर सहित 754 से अधिक जहाज और 60 से अधिक पनडुब्बियां हैं। यह ताकत चीन को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने और वैश्विक समुद्री मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने में मदद करती है। चीन आज अपने अधिकांश सैन्य उपकरण, जैसे कि J-20 स्टील्थ फाइटर और टैंक, स्वयं बनाता है, जिससे उसकी सैन्य आत्मनिर्भरता बहुत अधिक है। भारत की सैन्य शक्ति भी कम नहीं है, खासकर अनुभव और विशेषज्ञता के मामले में। भारतीय सेना के पास ऊंचाई वाले क्षेत्रों, हिमालयन रीजन में युद्ध लड़ने और आतंकवाद विरोधी अभियानों का अद्वितीय और व्यापक अनुभव है। यह अनुभव भारत चीन की लंबी और विवादित सीमा को देखते हुए एक महत्वपूर्ण सामरिक लाभ प्रदान करता है। भारतीय नौसेना के पास 2 सक्रिय विमान वाहक पोत एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जो हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की प्रभुत्व बनाए रखने की क्षमता को दर्शाता है। हालांकि भारत अभी भी अपने सैन्य उपकरणों के लिए रूस, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर करता है,
लेकिन मेक इन इंडिया और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की पहल के कारण अब यह स्थिति बदल रही है। भारत अब ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइलों और स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमानों के निर्माण पर जोर दे रहा है। भारत के पास विश्वसनीय परमाणु प्रतिरोधक क्षमता है, जो किसी भी बड़े सैन्य टकराव के लिए एक महत्वपूर्ण निवारक के रूप में काम करती है। जनसंख्या की तुलना। जनसंख्या के मोर्चे पर एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव आया है, जिसके दूरगामी आर्थिक और सामाजिक परिणाम होंगे। संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम अनुमानों के अनुसार भारत अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। भारत की आबादी लगभग 142.86 करोड़ है, जिसने चीन की लगभग 142.57 करोड़ की आबादी को पीछे छोड़ दिया है। यह जनसंख्यात्मक बदलाव दोनों देशों के भविष्य के लिए अलग अलग रास्ते तय करेगा। चीन वर्तमान में जनसांख्यिकीय संकट का सामना कर रहा है। दशकों तक चली वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण चीन की आबादी बूढ़ी हो रही है। चीन में काम करने की उम्र वाली आबादी, वर्किंग एज पॉपुलेशन, सिकुड़ रही है, जबकि बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था पर बुजुर्गों की देखभाल और पेंशन का बोझ बढ़ेगा, जबकि श्रम बल, लेबर फोर्स, कम होता जाएगा। इससे चीन की आर्थिक विकास दर धीमी होने की संभावना है, क्योंकि उसकी ऐतिहासिक वृद्धि का एक मुख्य कारण उसकी विशाल और युवा श्रम शक्ति थी। चीन के भविष्य के लिए यह एक बड़ी आर्थिक चुनौती है। इसके विपरीत भारत वर्तमान में जनसांख्यिकीय लाभांश, डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में है। भारत की आबादी न केवल सबसे बड़ी है, बल्कि यह सबसे युवा भी है। भारत की 10 से 24 साल की उम्र की आबादी लगभग 26% है, जो चीन के 18% से काफी अधिक है। इसका मतलब है कि भारत के पास काम करने की उम्र वाली आबादी का एक विशाल और बढ़ता हुआ पूल है। यह एक अभूतपूर्व अवसर है। यदि भारत इस युवा और विशाल श्रम शक्ति को सही शिक्षा, उन्नत कौशल प्रशिक्षण और पर्याप्त रोजगार के अवसर प्रदान कर पाता है, तो यह आने वाले दशकों में अपनी आर्थिक विकास दर को और भी तेजी से बढ़ा सकता है और वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है। हालांकि यह लाभांश एक चुनौती भी है। अगर भारत इन युवाओं को रोजगार नहीं दे पाया, तो यह लाभांश एक जनसांख्यिकीय आपदा में बदल सकता है, जिससे सामाजिक अशांति और अस्थिरता पैदा हो सकती है। इसके अलावा भारत को अपने जनसंख्या वितरण की असमानता पर भी ध्यान देना होगा, जहां कुछ राज्यों में जन्म दर अधिक है और अन्य में कम। भविष्य के अनुमान बताते हैं कि 2050 तक भारत की आबादी बढ़ती रहेगी, जबकि चीन की आबादी में गिरावट आएगी। निष्कर्ष यह है कि चीन आज आर्थिक और सैन्य रूप से बड़ा है, लेकिन भारत के पास जनसांख्यिकीय लाभांश और तेज विकास दर के रूप में भविष्य को बदलने की क्षमता है। इस तुलना के बाद क्या आप चाहेंगे कि मैं भारत और चीन के बीच व्यापार संबंधों या सीमा विवाद पर और जानकारी दूं?